कभी सोचा है कि मिडल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है वो शायद जमीन के लिए है ही नहीं, बल्कि उस चीज के लिए है जो हमारी गाड़ियों से लेकर पूरी दुनिया को चलाती है। चलिए आज की इस पड़ताल में हम खबरों की हेडलाइन से जरा आगे बढ़ते हैं और इस संघर्ष के असली चेहरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक ऐसे स्रोत के जरिए जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। तो सवाल यही है कि ये जो जंग हम देख रहे हैं, क्या वो वाकई सीमाओं या विचारधारा की है, या फिर ये पैसों और कंट्रोल का एक बहुत बड़ा खेल है जिसकी शतरंज पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को दांव पर लगा दिया गया है। ये सियासत से कहीं ज्यादा है, ये सीधे सीधे सत्ता का खेल है। इस विश्लेषण का जो स्रोत है वो कहता है कि इस खेल का असली इनाम है पेट्रोलियम। जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया में पानी बेचने वाली सिर्फ एक ही कंपनी हो तो उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब सोचिए कि उसी कंपनी के हाथ में दुनिया का सारा ट्रांसपोर्ट, सारी इंडस्ट्री और यहां तक कि बिजली का कंट्रोल भी आ जाए। देख, अमेरिका ठीक यही ताकत हासिल करना चाहता है, पेट्रोलियम के जरिए। अच्छा, तो ये खेल आखिर खेला कैसे जाता है? चलिए अमेरिका की उस रणनीति को समझते हैं जिसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। स्रोत के हिसाब से ना, यही वो पूरी की पूरी प्लेबुक है जो दशकों से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की नींव बनी हुई है। तो ये पेट्रो डॉलर सिस्टम आखिर है क्या भला? देखिए, इसका नियम बहुत सीधा सा है। दुनिया में किसी को भी कहीं भी अगर तेल खरीदना है तो पेमेंट करनी होगी सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में। बस इस एक अकेले नियम से डॉलर की डिमांड हमेशा आसमान पर रहती है। मतलब अमेरिका एक तरह से पूरी दुनिया की करेंसी पर लगाम कसे हुआ है, और यही चीज उसे बाकी देशों पर एक जबरदस्त इकोनॉमिक एज देती है। स्रोत एक खास पैटर्न की ओर इशारा करता है। देखिए कैसे। स्टेप 1, तेल से भरा हुआ कोई देश ढूंढो। स्टेप 2, कोई भी बहाना बनाकर वहां घुस जाओ। स्टेप 3, उसके तेल के कुओं पर कब्जा कर लो। और सबसे जरूरी स्टेप 4, यह पक्का करो कि तेल का सारा पेमेंट सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही हो। पूरा पैटर्न अपना आर्थिक दबदबा बनाए रखने और हर उस देश को सबक सिखाने के लिए है जो डॉलर को आंख दिखाने की हिम्मत करे। लीबिया, सीरिया, इराक, ये सब इसके उदाहरण बताए जाते हैं। और अगर कोई इस सिस्टम को चुनौती दे तो सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी जैसे लीडर्स ने डॉलर को बाईपास करने की कोशिश की थी, और अंजाम क्या हुआ ये तो हम सब जानते ही हैं। तो मैसेज एकदम क्लियर है ना? या तो अमेरिका के नियमों से खेलो या फिर खेलने लायक ही नहीं बचोगे। लेकिन इस खेल में हर कोई चुपचाप अमेरिका के नियम मान नहीं रहा। ईरान इस स्रोत के अनुसार एक बिल्कुल ही अलग और काफी चालाक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी से जवाब दे रहा है। देखते हैं कैसे। ईरान की इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर। ये कुछ डेविड और गोलियत की लड़ाई जैसी है, पर यहां पत्थर और गुलेल नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब मकसद आमने सामने की लड़ाई जीतना नहीं है, बल्कि दुश्मन पर इतना ज्यादा पैसों का बोझ डाल देना है कि वो लड़ते लड़ते ही थक जाए, कि उसके लिए लड़ाई जारी रखना नामुमकिन हो जाए। ये ताकत का नहीं, दिमाग का खेल है। तो ईरान का सीक्रेट हथियार क्या है? कोई फैंसी मिसाइल या फाइटर जेट नहीं, बल्कि इकोनॉमिक्स। उनका बनाया हुआ शाहिद ड्रोन जानते हैं कितने का है? सिर्फ 18 लाख रुपए। जियोपॉलिटिक्स के इस महंगे खेल में ये तो समझिए चवन्नी अठन्नी के बराबर है। और अब सुनिए, इस 18 लाख के ड्रोन को हवा में रोकने के लिए अमेरिका और उसके साथी देशों को जो इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ती है उसकी कीमत है पूरे 36 करोड़ रुपए। जी हां, 18 लाख के ड्रोन के लिए 36 करोड़ का खर्चा। ये तो 200 गुना ज्यादा है। इतने में तो पूरा का पूरा स्कूल या अस्पताल खड़ा हो जाए। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये समय का भी खेल है। ईरान जितनी तेजी से ये सस्ते ड्रोन बना सकता है, अमेरिका उतनी तेजी से ये महंगी मिसाइलें बना ही नहीं सकता। तो ये एक ऐसी इकोनॉमिक वॉर है जिसे लंबे समय तक लड़ना लगभग नामुमकिन है। ये दुश्मन को बस थकाकर मारने वाली लड़ाई है। अब ईरान के पास एक और तुरुप का इक्का है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एशिया का 80% तेल, सोचिए 80% तेल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। इसका मतलब क्या हुआ? ईरान के पास एक तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल है। अगर उसने ये रास्ता बंद कर दिया तो पेट्रोल डीजल के दाम कहां से कहां पहुंच जाएंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पूरी दुनिया में आर्थिक भूचाल आ सकता है। और भारत जैसे देश जिनके पास सिर्फ 45 दिन का तेल रिजर्व है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये लड़ाई सिर्फ 2-3 देशों की नहीं है। अब जरा उस उलझे हुए जाल को देखते हैं जहां दोस्त कब दुश्मन बन जाए पता ही नहीं चलता, और हर कोई सिर्फ अपने मतलब के लिए खेल रहा है। यहां एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। होते हैं तो सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट, मतलब अपना फायदा। इतिहास उठाकर देख लीजिए, दोस्त दुश्मन बन गए और दुश्मन दोस्त। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि किसके हित कहां जुड़े हुए हैं।
इसे भारत के नजरिए से समझते हैं, जैसा कि स्रोत बताता है। जब बात होती है पीओके की, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, तो इजराइल कहता है कि ये भारत का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही बात चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन पर आती है, इजराइल का स्टैंड फौरन बदल जाता है और वो उसे विवादित क्षेत्र कहने लगता है ना? परमानेंट इंटरेस्ट का एकदम सटीक उदाहरण। और ये मामला यहीं खत्म नहीं होता, ये और भी पेचीदा है। स्रोत के मुताबिक एक तरफ ईरान है जिसने चीन और पाकिस्तान की नाराजगी मोल लेकर भारत को चाबहार पोड़ दिया और कश्मीर मुद्दे पर भी भारत का साथ दिया, और दूसरी तरफ है इजराइल जो भारत को बड़े पैमाने पर हथियार बेचता है। लेकिन उसी इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवादी मानने में सालों लगा दिए थे। तो ये पूरी की पूरी एक शतरंज की बिसात है जहां हर मोहरा बहुत सोच समझकर अपनी चाल चल रहा है। तो चलिए अब इस पड़ताल के आखिरी हिस्से पर आते हैं और बात करते हैं दोहरे मापदंडों की और भविष्य में आने वाले खतरों की। कहते हैं अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो हम पूरी चाय फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही मक्खी घी में गिर जाए तो हम मक्खी को निकालकर फेंक देते हैं। मतलब नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि सामने वाला कितना शक्तिशाली है। अगर आप एक छोटा देश हैं तो नियम आप पर लागू होंगे, और अगर आप एक सुपर पावर हैं तो नियम आप बनाएंगे। और स्रोत अमेरिका के इस दोहरेपन के कई उदाहरण भी गिनाता है, जैसे एक तरफ ईरान में महिलाओं के अधिकारों की चिंता जताना और दूसरी तरफ एक गर्ल्स स्कूल पर बमबारी कर देना, या फिर एप्स्टीन फाइल जैसे बड़े घरेलू स्कैंडल से जनता का ध्यान हटाने के लिए युद्ध का माहौल बना देना। तो सवाल तो उठता ही है कि क्या ये सब सच में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए हो रहा है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कंट्रोल का एक बहुत बड़ा खेल है।